हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खूब मौज ले रहे होंगे। मैं शिवम अग्रवाल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री गुरुजी क्लासेस पर। सो वी आर कंटिन्यूइंग आवर लेक्चर सीरीज ऑफ चैप्टर सॉल्यूशन एंड दिस इज 12th लेक्चर ऑफ आवर लेक्चर सीरीज सॉल्यूशन। देखिए लास्ट लेक्चर जो था उसमें हमने क्या स्टार्ट किए थे, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, जिसमें कि हमने 10 क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से निपटा लिए थे। आज का जो लेक्चर होगा, आज के लेक्चर में भी आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि पार्ट सेकंड होगा। इसमें भी आपको 10 क्वेश्चन कराए जाएंगे। इसके बाद 2 लेक्चर्स और आएंगे और ये चैप्टर आपका बिल्कुल बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो बिना देर किए, बिना आपका टाइम वेस्ट किए, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपकी सहूलियत के लिए और मेरी भी सहूलियत के लिए, जिससे मेरा और आपका दोनों का टाइम वेस्ट ना हो, मैं यहाँ पर ऊपर बोर्ड पर अटैच कर दूंगा आपके क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो कि 11th क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। वाई डू गैसेज नियरली ऑलवेज टेंड टू बी लेस सॉल्युबल इन लिक्विड एज द टेम्परेचर इज रेज्ड। ये कह रहा है जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमारी गैस की सॉल्युबिलिटी कम क्यों होने लगती है। सॉल्युबिलिटी में मैंने आपको पढ़ाया था, 2 केसेस आपको पढ़ाए थे, सॉलिड इन लिक्विड और गैस इन लिक्विड का। टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉलिड इन लिक्विड में तो गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ती थी, लेकिन गैस इन लिक्विड की अगर मैं बात करूं तो वहां पर सॉल्युबिलिटी हमारी डिक्रीज होती थी। तो ये जानना चाह रहा है कि डिक्रीज क्यों होती है। देखिए इसका रीज़न हो सकता है आपका, एक आपने चैप्टर पढ़ा था क्लास 11th में, इक्विलिब्रियम में चैप्टर था आपका ली चैटलियर प्रिंसिपल। क्या था? ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो देखिए वही यहाँ पर अप्लाई होगा। पहले इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। गैस को लिक्विड में जब डिसॉल्व करते हैं, यहाँ पे ऐसे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है और हमारा क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है, और इसमें से हीट रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है? हीट रिलीज होती है। जब गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, इक्विलिब्रियम में सॉल्यूशन बनता है हमारा और हीट रिलीज होती है। जिस रिएक्शन में हमारी हीट रिलीज होती है उस रिएक्शन को क्या बोलता हूँ मैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोली जाती है वो रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो बोली जाती है। अब ली चैटलियर जी जो कहते हैं, वो कहते हैं इक्विलिब्रियम के लिए उन्होंने प्रिंसिपल दिया था। उन्होंने क्या कहा था कि अगर रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक हुई तो इक्विलिब्रियम हमारा शिफ्ट होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, और अगर रिएक्शन हमारी एंडोथर्मिक हुई तो इक्विलिब्रियम हमारा शिफ्ट हो जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है गैस इन लिक्विड में। जब सॉल्युबल करेंगे, डिसॉल्व करेंगे, हीट रिलीज हो रही है, रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक। तो ली चैटलियर के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा हमारा? इधर की तरफ, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में हमारी रिएक्शन आएगी, और बैकवर्ड डायरेक्शन में सॉल्यूशन तो बन नहीं रहा भाई। बैकवर्ड डायरेक्शन में गैस मॉलिक्यूल्स अलग हो रहे हैं, लिक्विड मॉलिक्यूल्स अलग हो रहे हैं। तो इस वजह से टेम्परेचर बढ़ाने पर एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी हमारी, और एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी तो ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम हमारा शिफ्ट करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो गैस हमारी डिसॉल्व नहीं हो पाएगी, मतलब सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी गैस इन लिक्विड की। तो ये आपका रीज़न था। एक ये भी हो सकता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करने लगते हैं, रैंडमली मोशन करने लगते हैं, इधर उधर घूमने लगते हैं। जब मोशन करेंगे वो दूर भागेंगे तो डिसॉल्व कैसे हो पाएंगे। एक ये रीज़न भी हो सकता है, लेकिन जो ज़्यादा परफेक्ट रीज़न है, अप्रोप्रिएट आंसर बनना है, वो ली चैटलियर प्रिंसिपल से आपका आंसर बनना है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे करा दिया है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? स्टेट हेनरी लॉ एंड मेंशन सम ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। स्टेट हेनरी लॉ मैंने आपको बता दिया था क्या होता है हेनरी लॉ। हेनरी ने आपके 2 स्टेटमेंट दिए थे। पहले स्टेटमेंट आपका क्या दिया था? मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब जो हमारा मास डिसॉल्व होगा गैस का, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? उसके गैस के प्रेशर के। मतलब जितना ज़्यादा उस पर प्रेशर डालोगे उतना ज़्यादा मास हमारा डिसॉल्व होगा। ये हमारा हेनरी ने बताया था। दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया था? जो हमारा पार्शियल प्रेशर होगा किसी भी गैस का, वो किसके इक्वल होगा, किसके प्रोपोर्शनल होगा? उसके मोल फ्रैक्शन के। ये 2 स्टेटमेंट आपको मेंशन करके आने हैं। उसके बाद इसकी एप्लीकेशन बता देंगे। एप्लीकेशन कौन कौन सी जो मैंने आपको बताई थी, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी सॉफ्ट ड्रिंक में जो मिक्स होती है वो वाली एप्लीकेशन। दूसरा हमारी ब्लड जो है ऑक्सीजन ही क्यों एब्जॉर्ब करता है एयर में से, नाइट्रोजन क्यों नहीं एब्जॉर्ब करता? क्योंकि हमारा O2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है, इस वजह से उसको एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद हायर एल्टीट्यूड पे सांस लेने में प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि हायर एल्टीट्यूड पे O2 का हमारा पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है, इस वजह से ब्लड उसको अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। ये 3 एप्लीकेशन आप उसमें लिख के
आ सकते हैं। ये सब मैंने आपको लेक्चर्स में करा रखा है। अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे हैं प्लीज़ इस वीडियो को अभी यहाँ पे बंद कीजिए और पहले लेक्चर्स देख कर आइए, जो फिर आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चंस एनसीईआरटी के समझ में आएंगे। अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे हैं और डायरेक्ट यहाँ एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे पहुँचे हैं तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं। जब आपके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आने वाले हैं। तो अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे पहुँचे हैं प्लीज़ इस वीडियो को यहीं छोड़ दीजिए, बंद कर दीजिए, लेक्चर्स देख के आइए, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तब आपका कुछ एडवांटेज मिलेगा, वरना एडवांटेज नहीं मिलने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेनिंग 6.56 इंटू 10⁻⁻2 ग्राम ऑफ इथेन इज़ 1 बार। ये क्या कह रहा है, इथेन है हमारा, इथेन का जो हमारा वेट है या फिर मास भी इसको कह सकते हैं, मास कह लीजिए, एम से डिनोट कर लीजिए। चलिए, किसका, इथेन का कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपको 6.56 इंटू 10⁻⁻2 ग्राम, इतना आपको वेट दे रखा है। और इसका जो प्रेशर दे रखा है, प्रेशर कितना दे रखा है इथेन का, ये दे रखा है आपको 1 बार। कितना दे रखा है, 1 बार। ये कह रहा है इफ़ द सॉल्यूशन contain 5.00 into 10⁻⁻2 ग्राम ऑफ इथेन देन what shall be the partial pressure of the gas। ये कह रहा है अगर हमारा मास इथेन का कितना हो जाए, मास इथेन का मेरा हो जाए, कितना हो जाए, ये दे रखा है इसने 5.00 इंटू 10⁻⁻2 ग्राम, इतना मास हो जाए तो उसका प्रेशर इथेन का अब कितना हो जाएगा, ये हमसे ये पूछना चाह रहा है। तो इसमें सीधे सीधे हेनरी लॉ अप्लाई कर देंगे। हेनरी लॉ क्या था, हमारा मास जो था हमारा, जो गैस हम सॉल्युबल कर रहे हैं, कितनी गैस हमारी सॉल्युबल होगी, उसका मास किसके प्रोपोर्शनल था, प्रेशर के, मतलब m = kHp इसमें लगा देंगे। तो यहाँ से फर्स्ट वाली कंडीशन से अगर हम लगाएंगे, ये सेकंड वाली कंडीशन मान लीजिए, तो फर्स्ट वाली अगर हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, m = kH, क्या हो जाएगा मेरा, kHp। m क्या है मेरा, m रख देंगे ये 6.56 इंटू 10⁻⁻2 = कितना आ जाएगा हमारा, kH, कितना आ जाएगा, kH की वैल्यू हमें नहीं पता कितनी होगी इसके लिए, और प्रेशर कितना आ गया मेरा 1 बार। इतनी बात आ गई समझ में, 1 से मल्टीप्लाई करोगे kH रह गया, तो इसका मतलब kH की वैल्यू, हमारा जो हेनरी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 6.56 इंटू 10⁻⁻2 हमारी वैल्यू आ चुकी है इसकी। देखिए kH की हमारी ये वैल्यू आ गई है। अब सेकंड से देखेंगे, सेकंड क्या है हमारा, सेकंड से क्या बनेगा, यही लगाइए हमारा m = kHp। m हमारे पास है, कितना दे रखा है, 5.00 इंटू 10⁻⁻2 ग्राम। kH जो है इसके लिए भी सेम रहेगा भाई, इथेन के लिए कोई भी एक कंपाउंड है उसके लिए kH हेनरी कांस्टेंट हमारा सेम ही रहता है। ये अलग बात है, अलग अलग कंपाउंड के लिए kH की वैल्यू अलग अलग होती है, लेकिन किसी एक कंपाउंड के लिए उसके वेट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा kH की वैल्यू पर, एक कंपाउंड के लिए kH की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। तो देखिए यहाँ पे kH की वैल्यू ये रख देंगे, क्या रखेंगे kH की जगह, 6.56 इंटू 10⁻⁻2 इंटू P। इसको यहाँ पे नीचे ले आएंगे, इससे डिवाइड कर देंगे, P की वैल्यू हमारी निकल जाएगी, जो कि हमें प्रेशर निकालना। तो इस तरीके से आपका आंसर इसमें आ सकता है। कोई इस क्वेश्चन में बहुत बढ़िया ट्रिक नहीं थी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। क्या करना था, सिर्फ आपको 2 इक्वेशन बनानी थी, दोनों इक्वेशन से पहली इक्वेशन जब बनाएंगे उससे kH की वैल्यू निकल जाएगी, kH की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे और हम प्रेशर की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस तरीके से आपका आंसर आएगा। सिर्फ आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए और आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, तभी मैं कहता हूं कि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। न्यूमेरिकल्स तो आपको चुटकी में सॉल्व हो जाएंगे और आपको फुल मार्क्स दे के जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज मीन बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट लॉ एंड हाउ इज द साइन डेल्टा एज सॉल्यूशन टू द रिलेटेड टू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट लॉ। वही पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन आपका पूछ रहा है रॉल्ट लॉ में। तो पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन आपका होता है, अगर मैं पॉजिटिव डेविएशन की बात करूं तो पॉजिटिव डेविएशन जो आपका टोटल वेपर प्रेशर होता है, रॉल्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारा वेपर प्रेशर था उससे कितना डेविएट हो रहा है, मतलब उससे कितना ज़्यादा हो रहा है, वो होगा हमारा पॉजिटिव डेविएशन। और फिर इसमें बता देंगे कि पॉजिटिव डेविएशन में हमारा जो बाद वाला इंटरेक्शन होता है
सॉल्वेंट सॉल्वेंट का या फिर बाद में जो सॉल्यूशन बनता है उनमें जो इंट्रैक्शन होता है वो वीकर होता है इन कंपैरिजन टू ओरिजिनल वन, और उसमें वेपर प्रेशर ज़्यादा आता है हमारा। कुछ इस तरीके का ग्राफ भी आया था हमारा, मान लीजिए ये हमारा ऐसे था, तो इसमें हमारा इस तरीके का पॉजिटिव डेविएशन में ग्राफ भी आया था। नेगेटिव डेविएशन की अगर मैं बात करूं तो नेगेटिव डेविएशन में रॉल्ट लॉ की जो जितनी भी वैल्यू एक्सपेक्टेड थी उससे कम हमारा वेपर प्रेशर आता है, और इसका ग्राफ कुछ नीचे को इस तरीके से आ जाता है। किस तरीके से, मान लीजिए ये हमारा रॉल्ट ने ग्राफ दिया था, तो इसका कुछ इस तरीके से नीचे को ग्राफ आया था हमारा। तो इसकी मतलब रॉल्ट लॉ की जो वैल्यू थी एक्सपेक्टेड वैल्यू उससे कम वैल्यू आती है, उससे कम वेपर प्रेशर होता है, और इसमें जो इंट्रैक्शन बाद में होता है, बीच में फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होता है, वो स्ट्रांग होता है किसमें, नेगेटिव डेविएशन में। इतनी बात आई समझ में। कुछ एग्जाम्पल्स इसके बता देंगे, फिर ये बता देंगे जो मैंने आपको बताया था, जो एंथैल्पी चेंज डेल्टा मिक्स H पॉजिटिव डेविएशन के लिए ग्रेटर देन जीरो, नेगेटिव के लिए हमारी लेस देन जीरो। डेल्टा मिक्स V मतलब चेंज इन वॉल्यूम ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव के लिए, और लेस देन जीरो आपकी नेगेटिव के लिए। रॉल्ट के लिए भी बता सकते हैं। रॉल्ट के लिए क्या बताएंगे हम, PA इज ग्रेटर देन P0X। ये आपका हम रॉल्ट के लिए पॉजिटिव P0 × X, ये मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। ये आपका रॉल्ट लॉ के लिए आ जाएगा, मतलब पॉजिटिव डेविएशन के लिए आ जाएगा, नेगेटिव डेविएशन के लिए लेस देन कर देंगे, ऐसे सॉल्वेंट के लिए भी हम इसको कर देंगे। तो ये आपको बेसिकली जो मैंने आपको बताया था वही डिफरेंस यहाँ पर लिखना है। थियोरेटिकल क्वेश्चन है, इस तरीके से इसको कर लेंगे हम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ये है 15। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एक्सर्ट अ प्रेशर ऑफ 1.004 बार एट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ये कह रहा है कोई एक्वस सॉल्यूशन है जिसमें जो हमारा 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। मान लीजिए 100% सॉल्यूशन है, उसमें 2% हमारा क्या है, सॉल्यूट है। तो एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहा है, इसका मतलब सॉल्यूट तो हमारा कितना है, 2%। इसका मतलब जो है सॉल्यूट का जो वेट है, मतलब WB कितना है, अगर मैं 100 ग्राम टोटल की बात करूं तो 2 ग्राम हो जाएगा ये। इसका मॉलिक्यूलर मास हमको नहीं पता, MB हमें नहीं पता। और सॉल्वेंट क्या है हमारा, सॉल्वेंट हमारा क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है, वाटर है सॉल्वेंट, कितना है हमारा 98% आपका सॉल्वेंट है। इसका मतलब जो है H2O का जो हमारा WB कितना हो जाएगा, हमारा 98 ग्राम हो जाएगा। और MB आपको वाटर का पता है, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है हमारा 18 ग्राम पर मोल होता है। 18 ग्राम पर मोल आपका वाटर का मॉलिक्यूलर वेट होता है। आगे क्या कह रहा है ये, एक्सर्ट अ प्रेशर, ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है कितना, 1.004। ये देखिए प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, मतलब सॉल्यूशन में प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। सॉल्यूशन का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, सॉल्यूशन का मतलब भाई ये जो है हमारा PA, ये देखिए रॉल्ट लॉ ने जो बताया था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाला फॉर्मूला, देखिए क्या था हमारा, P0A माइनस PA अपॉन P0A। P0A मतलब प्योर का, और PA मतलब सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन का कह रहा है ये कितना प्रेशर दे रखा है, इतना इसने सॉल्यूशन का इसमें प्रेशर दे रखा है 1.004 बार में दे रखा है। इतनी बात आई समझ में। और अगर मैं बात करूं सॉल्वेंट का मतलब P0A की, जो हमारा वाटर है, वाटर का आपको ये याद रखना है, जो हमारा वाटर होता है P0A मतलब H2O, इसका जो प्रेशर होता है ये होता है 1 atm। और अगर ये बार में दे रखा है तो इसको भी मैं बार में चेंज करूंगा, और ATM को बार में चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा 1.013 बार। ये हमारा इसका प्रेशर आ गया। अब आगे पूछ क्या रहा है ये, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये पूछ रहा है। बस सीधे सीधे यही लगाइए आप, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा मेरा, P0A माइनस PA अपॉन P0A इज इक्वल्स टू XB। इतनी बात आई समझ में, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। XB को मैं क्या लिख सकता हूँ, NB अपॉन Na प्लस NB भी लिख सकता हूँ। इतनी बात आई समझ में। अब NB की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, NB की जगह नंबर ऑफ मोल्स ही तो है ये, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास मतलब WB अपॉन MB, ये पुट कर सकता हूँ, अपॉन WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB, ये आ जाएगा हमारा। इतनी बात आई समझ में। अब बात ये है कि हमें निकालना है MB, मतलब हमें निकालना है ये,
इतनी बात आई समझ में। अब देखिए सॉल्यूट हमारा बहुत कम है तो इस वैल्यू को हम निगलेक्ट कर सकते हैं, तो हमारा ये वैल्यू हमारी यहाँ से हट जाएगी, ये बचेगी साथ, सिर्फ हमारी ये बचेगी। तो एम बी हमें निकालना है। डब्ल्यू बी देखिए हमारे पास है या नहीं है, डब्ल्यू बी हमारे पास 12 ग्राम है, डब्ल्यू ए हमारे पास है नहीं है 98 ग्राम है, एम ए हमारे पास है नहीं है 18 ग्राम है, ये डब्ल्यू बी, अच्छा ये डब्ल्यू ए है हमारा, गलती से मैंने बी लिख दिया, सॉल्वेंट है ना ये, तो एम ए है हमारा, डब्ल्यू ए भी हमारे पास है, एम ए भी हमारे पास है, डब्ल्यू बी भी हमारे पास है, एम बी हमें निकालना है, पी नॉट ए हमारे पास है। पी नॉट ए क्या होता है हमारा, पी नॉट ए मतलब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 1.013 रख देंगे, पी ए हमारे पास है 1.004, पी नॉट ए हमारे पास है 1.013, सारी वैल्यू हमारे पास हैं, सिर्फ ये निकालना है एम बी, सारी वैल्यू पुट कीजिए और कैलकुलेट कर लीजिए, एम बी की वैल्यू आपकी आ जाएगी इस तरीके से। तो कुछ नहीं करना, सिर्फ फार्मूला अप्लाई करना है, वैल्यूज़ लिखनी है और उनको फार्मूला में डाल देना है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, सिर्फ अप्रोच आनी चाहिए। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 हमारा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। हेप्टेन है और ऑक्टेन है, क्या फॉर्म कर रहे हैं, आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं। At 373 Kelvin, the vapor pressure of two liquid component are 105.2 किलो पास्कल। देखिए 16 वेपर प्रेशर दे रखे हैं आपके, मतलब प्योर के दे रखे हैं आपके, मतलब पी नॉट और किसका, हेप्टेन और ऑक्टेन। हेप्टेन कितना दे रखा है, द वेपर ये दे रखा है आपको 105.2 के पी ए, ये आपको वेपर प्रेशर इसका दे रखा है। और फिर आपको पी नॉट ऑक्टेन का भी दे रखा है, ओ सी टी ए यानी ऑक्टेन का भी आपको वेपर प्रेशर दे रखा है, कितना दे रखा है 46.8 किलो पास्कल। ये आपको वेपर प्रेशर आपको दे रखा है, प्योर का दे रखा है, ठीक है, प्योर हेप्टेन और प्योर ऑक्टेन मतलब प्योर लिक्विड का दे रखा है। आगे कह रहा है व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर। मिक्सचर का वेपर प्रेशर पूछ रहा है, मतलब पी हेप्टेन पूछ रहा है आपसे और पी ऑक्टेन आपसे पूछ रहा है, मतलब सॉल्यूशन में या फिर मिक्सचर में आपसे पूछ रहा है। अगर व्हाट विल द वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ 26 ग्राम ऑफ हेप्टेन एंड 35 ग्राम ऑफ ऑक्टेन, मतलब जो वेट दे रखा है हमें हेप्टेन का वेट कितना दे रखा है हमें, ये दे रखा है 26 ग्राम और वेट दे रखा है आपको ऑक्टेन का, कितना दे रखा है ऑक्टेन का वेट, ये दे रखा है आपको 35 ग्राम ऑक्टेन का वेट। तो हमें ये निकालना है, देखिए कैसे निकालेंगे इसको, तो इसको भैया ऐसे निकालेंगे, पहले इनके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लीजिए। नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट होंगे, नंबर ऑफ मोल्स बताइए कैसे कैलकुलेट होंगे इसके, नंबर ऑफ मोल्स इसके कैलकुलेट होंगे, जो हेप्टेन होता है, हेप्टेन का पहले मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिए। हेप्टेन, हेप्ट मतलब आपने वो पढ़ा होगा चैप्टर आपका हाइड्रोकार्बन, जिसमें आपने हेप्टेन वगैरह ये सब सीखे होंगे। हेप्ट मतलब 7 और एन मतलब सिंगल बॉन्ड वाले, तो इसका क्या होता है CnH2n+2, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा C7H16, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर मास निकालूंगा तो इसका मॉलिक्यूलर मास आएगा मेरा 100 ग्राम पर मोल, और अगर मैं ऑक्टेन का मॉलिक्यूलर मास निकालूंगा तो ऑक्टेन का मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा मेरा 114, कितना आ जाएगा, ऑक्टेन का आ जाएगा हमारा 114 ग्राम पर मोल, इतना आ गया हमारा इसका मॉलिक्यूलर मास हमारे पास आ चुका है ये। इसके बाद हमें क्या निकालना है, इसका निकालना है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स किसके, हेप्टेन के भी निकाल लीजिए और ऑक्टेन के भी निकाल लीजिए, ठीक है। या फिर ऐसा करते हैं, नंबर ऑफ हमारे स्टेप बच जाएंगे, डायरेक्ट मोल फ्रैक्शन ही निकाल लेते हैं। मोल फ्रैक्शन किसका, हेप्टेन का, मोल फ्रैक्शन हेप्टेन का क्या आएगा हमारा, एन हेप्टेन मतलब NH लिख लेता हूँ मैं, NH अपॉन N ऑक्टेन प्लस N हेप्टेन, इतनी बात आ गई समझ में। N हेप्टेन का क्या आ जाएगा हमारा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट कितना है 26 अपॉन 100 अपॉन कितना आ जाएगा 35 अपॉन 114 प्लस कितना आ जाएगा 26 अपॉन 100, कैलकुलेट कर लेंगे, आपका मोल फ्रैक्शन हेप्टेन का आ जाएगा। ऑक्टेन का निकालना है, ऑक्टेन का फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं, या फिर टोटल मोल फ्रैक्शन XA प्लस XB, मैंने क्या बताया था क्या होता है 1 होता है,
तो हमारा ऑक्टेन का निकालेंगे तो 1 में से हमारा एक्स हेप्टेन माइनस कर देंगे, हमारा मोल फ्रैक्शन इसका भी आ गया। अब बात करते हैं हमें निकालना क्या है, हमें प्रेशर निकालना है। अब देखिए रॉल्ट लॉ की बात कर लेते हैं। रॉल्ट लॉ क्या कहता है मेरा, P इज इक्वल्स टू पी नॉट एक्स, क्या कहता है, P इज इक्वल्स टू पी नॉट इंटू एक्स कहता है। अगर मैं हेप्टेन की बात कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा हमारा, P हेप्टेन कितना हो जाएगा हमारा, P नॉट मतलब 105.2 इंटू एक्स, जितनी भी हमारी वैल्यू आएगी हेप्टेन की रख देंगे, हमारा पी हेप्टेन आ जाएगा। ऐसे ही पी ऑक्टेन का फॉर्मूला लगा देंगे, पी ऑक्टेन क्या हो जाएगा हमारा, पी नॉट ऑक्टेन मतलब 46.8 इंटू जितना भी हमारा मोल फ्रैक्शन आएगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, हमारा प्रेशर आ जाएगा सॉल्यूशन का हेप्टेन और ऑक्टेन का। यही हमें निकालना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 किलो पास्कल। देखिए इसमें वेपर प्रेशर मेंशन किया हुआ है, ये आपका 17 है, कितना दे रखा है, वेपर प्रेशर मतलब PH2O कितना दे रखा है आपको, P मतलब प्योर का दे रखा है, P नॉट मतलब 12.3 किलो पास्कल आपको दे रखा है ये। उसके बाद कह रहा है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूट इन इट, मतलब कह रहा है कि हमारा वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है, अगर उसमें 1 मोलर सॉल्यूट हमने ऐड कर दिया तो हमें वेपर प्रेशर हमको कैलकुलेट करना है, मतलब PS2 हमको कैलकुलेट करना है। 1 मोलर कितनी बात कर रहा है, 1 मोलर, मोलर मतलब मोलैलिटी, मोलर मतलब मोलैलिटी, तो इसका मतलब क्या है, मोलैलिटी का फॉर्मूला याद कीजिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg मतलब 1000 ml ऑफ वाटर, सॉल्वेंट क्या है, वाटर, इतनी बात आई समझ में। तो हमें यहाँ से क्या पता चला, जो नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के कितने हैं, NB कितना है हमारा, सॉल्यूट BC तो डिनोट करते हैं, NB कितना है 1 मोल है हमारा NB। और अगर मैं वाटर की बात करूँ, वाटर का वेट देखिए कितना है, वाटर का हमारा H2O का वेट कितना आ गया, 1000 आ गया हमारा, कितना है, सॉरी A से डिनोट करते हैं इसको, कितना है 1000 ml। और अगर मैं मोलर मास की बात करूं वाटर के, कितना होता है 18 होता है, इसके भी नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे हम, NB तो हमारे पास पहले से है 1 मोल, NAB निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा WA/MA मतलब 1000/18, इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 55.55 मोल, इतना आपका आ जाएगा। अब हमारे पास NAB है, NBB है, NAB है, इसका मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा इसका, मोल फ्रैक्शन किसका निकालेंगे हम, सॉल्यूट का निकालेंगे मोल फ्रैक्शन, मतलब NB का निकालेंगे, XB निकालेंगे, क्या हो जाएगा NB/NA प्लस NB, इतनी बात आई समझ में। NB मतलब 1/NA क्या है हमारा 55.55 प्लस 1, ये हम कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा मोल फ्रैक्शन XB आ जाएगा सॉल्यूट का। अब रॉल्ट लॉ इसमें अप्लाई कर दो, रॉल्ट लॉ क्या कहता है, PH2O क्या हो जाएगा हमारा, PH2O इज इक्वल्स टू P नॉट H2O, मतलब सॉल्यूशन का किसके इक्वल होगा, सॉल्वेंट के प्योर के और उसके मोल फ्रैक्शन के मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारा रॉल्ट लॉ कहता है। तो हमारे पास P नॉट H2O दे रखा है, XB हमने यहाँ से निकाल लिया, पुट कर देंगे, PH2 हमारा निकल आएगा। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया सॉल्व, इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन था आपका 17। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इसको रफ कर देता हूं मैं फटाफट से। क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट विच शुड बी डिजॉल्व इन 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन रिड्यूसेस वेपर प्रेशर 80%। ये कह रहा है कोई हमें दे रखा है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, उसका जो मोलर मास हमें दे रखा है वो दे रखा है MB से डिनोट कर लो इसको, कितना दे रखा है 40 ग्राम मोल इनवर्स, ये आपको मोलर मास दे रखा है। तो आगे क्या कह रहा है, व्हाट शुड बी डिजॉल्व इन 114 ग्राम ऑक्टेन टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर। जो सॉल्वेंट है हमारा, सॉल्वेंट क्या कह रहा है, ऑक्टेन है हमारा, क्या है ऑक्टेन।
तो ऑक्टेन जो है हमारा ये कितना दे रखा है, इसका वेट दे रखा है आपको, WA आपको दे रखा है 114 ग्राम्स, आपको इसका वेट दे रखा है। और कह रहा है जब ये डिसॉल्व किया तो उसका वेपर प्रेशर कितना रिड्यूस हो गया, 80% तक रिड्यूस हो गया। वेपर प्रेशर रिड्यूस बाई 80%, इतना आपका वेपर प्रेशर रिड्यूस हो गया। अब देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, क्या कह रहा है ये, हमें निकालना क्या है, मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मतलब इसका WB हमको कैलकुलेट करना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसका जो ऑक्टेन है हमारा, ऑक्टेन क्या होता है हमारा, C8H18, ये होता है हमारा ऑक्टेन। इसका मॉलिक्यूलर मास हम कैलकुलेट कर लेंगे। M जो A आएगा हमारा, इसका हमारा कितना आएगा, 114 ही आएगा ग्राम पर मोल। जब कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा, 114 आ जाएगा आपका ग्राम पर मोल। इसका हमारा मास भी हमारे पास है, मोलर मास भी हमारे पास है, इसका मोलर मास हमारे पास है, WB इसको कैलकुलेट करना है। वेपर प्रेशर कितना रिड्यूस हुआ है, 80% तक रिड्यूस हुआ है। इसका मतलब अगर मैं मान लूँ पहले हमारा वेपर प्रेशर कितना था, मतलब प्योर का वेपर प्रेशर था हमारा A, P0A कितना था हमारा 1 था, मान लीजिए हमारा वेपर प्रेशर था 1। अब कितना हमारा रिड्यूस हो गया, 80% रिड्यूस हो गया, मतलब उसका 80% बचा है। 80% रिड्यूस नहीं हुआ, 80% तक रिड्यूस हुआ, मतलब P0 जो सॉल्यूशन में आया वेपर प्रेशर वो कितना आया हमारा भाई, जो हमारा PA आया वो हमारा आया 80% तक हो गया उसका, मतलब 100% था, अब कितना बचा 80% था, तो कितना हो गया हमारा 0.80 हो गया। इतनी बात आई समझ में। बस इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दो, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या फिर रॉल्ट लॉ का। क्या होता है हमारा, P0A माइनस PA अपॉन P0A इज इक्वल्स टू क्या होता है, XB की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, XB की जगह लिख सकता हूँ मैं NB अपॉन NA प्लस NB, ये भी लिख सकता हूँ। P0A मेरा कितना है, P0A मेरा 1 और PA कितना है हमारा 0.80 अपॉन कितना आ जाएगा 1 माइनस 0.80 अपॉन P0A वापस से 1। NB की जगह क्या रख दूंगा मैं, NB हो जाएगा मेरा मास अपॉन मोलर मास, क्या लिख, इसको यहाँ ही लिख लेते हैं। NB क्या हो जाएगा मेरा मास अपॉन मोलर मास, मतलब WB अपॉन MB अपॉन WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB। इतनी बात है समझ में। तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा, WB अपॉन MB, मतलब WB क्या है हमारा निकालना है, MB कितना है 40, WA अपॉन MA मतलब 114 अपॉन 114 प्लस WB अपॉन 40। इतनी बात आई समझ में। तो ये हमारा 114 से कट गया, ये 1 बचा, तो ये हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, नीचे 1, इसकी तो कोई मतलब ही नहीं बचा, खत्म हो गया। 1 में से 0.80 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 0.20, और ये जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे सिर्फ WB बचा। यहाँ पे सारी वैल्यू है हमारे पास, सिर्फ WB नहीं है, कैलकुलेट कर लेंगे WB की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। और WB क्या होता है हमारा, वो होता है मास ऑफ सॉल्यूट, और मास ऑफ सॉल्यूट ही तो हमें निकालना था, तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। अ सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, कितने ग्राम का है, 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एग्जैक्टली इन 90 ग्राम ऑफ वाटर हैज़ अ वेपर प्रेशर ऑफ 2.8 किलो पास्कल एट 298 Kelvin. Further 18 gram of water is then added to the solution. The new vapor pressure become 2.9 किलो पास्कल एट 298। कैलकुलेट करना है हमें, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करना है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कैलकुलेट करना है। तो देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम। देखिए पहले वैल्यू लिख लेते हैं, क्या क्या ये कह रहा है। ये कह रहा है सॉल्यूशन कंटेन 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मतलब WB जो है हमारा कितना है 30 ग्राम है। उसके बाद कह रहा है जो हमारा वेट है वाटर का, मतलब सॉल्वेंट का, H2O है हमारा, कितना दे रखा है इसका, ये दे रखा है 90 ग्राम, इसका वेट दे रखा है। इसका हमें कैलकुलेट करना है, MB हमें इसका कैलकुलेट करना है, WB हमें पता है, सॉरी ये आएगा हमारा MA, मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना आ जाएगा हमारा 18 ग्राम पर मोल होता है, इतना आपको पता है। उसके बाद कह रहा है कि अगर हमारा 18 ग्राम ऑफ वाटर इसमें ऐड कर दिया सॉल्यूशन में, तो उसका वेपर प्रेशर हमारा हो जाता है 2.9। मतलब अभी ये फर्स्ट कंडीशन पे जो वेपर प्रेशर दे रखा है, जो हमारा वेपर प्रेशर दे रखा है वो कितना दे रखा है आपको, वो दे रखा है आपको 30
2.8 कितना दे रखा है, 2.8 किलो पास्कल आपको दे रखा है। अगर हमारा इसमें कितना क्या ऐड कर दिया, 18 ग्राम ऑफ वाटर ऐड कर दिया, मतलब WA अब हो गया यहाँ पर सेकंड कंडीशन जो है, WA 19 + 18 कितना हो गया, 108 ग्राम यहाँ पर हो गया। तो मोलर मास तो इसका वही रहेगा, मॉलिक्यूलर मास वाटर का ग्राम पर मोल। तो इस कंडीशन, ये वाली जो कंडीशन है, इस पर आपका प्रेशर कितना दे रखा है, 2.9 किलो पास्कल आपका इस पर प्रेशर दे रखा है। तो हमें बताना है इसमें मोलर मास सॉल्यूट का क्या होगा और वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कितना होगा, ये आपको बताना है। तो बात ये है किस तरीके से इसको बता पाएंगे, इसको इस तरीके से हम बता पाएंगे, देखिएगा, ये हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का। कहाँ गया हमारा फॉर्मूला, ये हमारा ये वाला फॉर्मूला इसमें लगाएंगे। और लगाएंगे कैसे, पहले इसके मोल्स निकालेंगे। भाई मोल्स क्या हो जाएंगे इस वाली कंडीशन में, फर्स्ट कंडीशन में जो हमारे मोल्स आएंगे वो कितने आएंगे, NH2O कितना आ जाएगा हमारा 90/18, 90/18 कितना आ गया, 5 मोल आ गया हमारा। और अगर इसमें मैं मोल निकालूं तो इसमें हमारा कितना आएगा, हमारा मोल H2O हमारा कितना आ जाएगा मोल्स, ये आ जाएगा हमारा 108 को 18 से डिवाइड करोगे तो 6 मोल आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 6 मोल आ जाएगा। अब बस फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, एक कंडीशन इससे बनेगी, एक कंडीशन इससे बनेगी, इस वाली से कंडीशन बनाइए। फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, P0A - PA/P0A, P0A - PA/P0A इज इक्वल्स टू कितना, NB/NA प्लस NB, ये आपका फॉर्मूला हो गया। P0A हमें पता नहीं है, लेकिन PA तो हमें इसमें पता है। इस कंडीशन में कितना आ जाएगा हमारा, P0A - 2.8/P0A इज इक्वल्स टू, NB की जगह क्या रख सकते हैं हम, NB की हम जगह रख सकते हैं WB/MB, मतलब 30/MB हम इसको रख सकते हैं। अपॉन में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, कितना आया था इसका, NA हमारा कितना आया था, 5 + 30/MB, इतना आ जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसको डिवाइड कर लेते हैं, P0A से डिनोमिनेटर, मतलब इसको पार्शलेट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। तो P0A से P0A कट जाएगा, ये 2.8 के अपॉन में आ जाएगा P0A। तो क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 1 - 2.8/P0A इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा हमारा 30/MB अपॉन 5 + 30/MB, ये हमारा आ जाएगा। उसके बाद देखिए ये हमारा आ चुका है इतना, एक इक्वेशन बनेगी, थोड़ा सा और आगे फर्दर इसको सॉल्व कर लेंगे। एक इक्वेशन इसमें बन जाएगी, ये इधर पहुंच जाएगा और ये इधर आ जाएगा, MB में एक इक्वेशन बन जाएगी। अब देखिए सेकंड वालों को लेके चलते हैं। सेकंड वाला क्या कह रहा है मेरा, सेकंड वाले में भी रखेंगे P0A - PA/P0A। इसके लिए PA आपको कितना रखा है, PA - PA इसमें दे रखा है आपको 2.9/P0A आ जाएगा आपका। NB कितना हो जाएगा इसमें, NB तो सेम ही रहेगा भाई, क्योंकि हमारा सॉल्यूट तो वही है, सॉल्वेंट चेंज हुआ तो क्या हो जाएगा NB हमारा 30/MB। लेकिन यहाँ 5 की जगह क्या हो गया, आप देखिए Na जो है हमारा कितना हो गया, 6 हो गया यहाँ पर, 6 + 30/MB। एक इक्वेशन हमारी यहाँ से बन जाएगी। दोनों इक्वेशन जब आएंगी, दोनों को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। P0A से P0A दोनों का कट जाएगा और हमारा MB निकल कर आ जाएगा। जब MB निकल के आ जाएगा तो MB को हम कोई सी भी इक्वेशन में रख देंगे, चाहे इस वाली में रख दो, चाहे इस वाली में रख दो, हमारा वहाँ से P0A भी निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है अ 5% सॉल्यूशन बाय मास, इसको रफ कर देते हैं फटाफट से। थोड़ी सी लंबी वीडियोस हो रही हैं क्वेश्चन वाली, लेकिन सब्र रखना है। अगर आपको मार्क्स गेन करने हैं तो क्वेश्चन तो देखिए करने ही पड़ेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है, ए 5% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर इज वाटर इन वाटर हैज़ फ्रीजिंग पॉइंट 271 केल्विन। केन शुगर के जो सॉल्यूशन है हमारा, उसका कितना है, 5% सॉल्यूशन दे रखा है, मतलब उसका वेट कितना दे रखा है, 5 ग्राम, मतलब परसेंटेज से वेट में ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, 100% का टोटल सॉल्यूशन मान लिया। और तो हमारा केन शुगर का वेट कितना आ गया, 5 ग्राम आ गया। और एक्वस सॉल्यूशन कह रहा है, इसका मतलब वाटर में सॉल्यूशन बनना है, तो 5% तो हमारा सॉल्यूट आ गया। तो जो हमारा वाटर है, सॉल्वेंट है, उसका वेट कितना आ गया, 95 ग्राम।
आगे कह रहा है कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज इन वाटर इफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 273। अगर आपका प्योर वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 273 है तो आपको फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है, कोई 5% ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन बनना है, उसका हमें फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। केन शुगर सॉल्यूशन के लिए पहला केस लिया हमने, उसमें हमें 5% दे रखा था, इसका मतलब सॉल्यूट का वेट 5 ग्राम हो गया आपका, बाकी जो बचा सॉल्वेंट का वेट मतलब 95 ग्राम। केन शुगर का फॉर्मूला क्या होता है? केन शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसका जब मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे क्या आ जाएगा हमारा 342 ग्राम पर मोल, ये मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी कराया है। उसके बाद जो हमारा केन शुगर है उसका हमें वेपर प्रेशर दे रखा था आपको 273.15, डिप्रेस होने के बाद जो मतलब बाद में जो वेपर प्रेशर हो गया उसका इसका वेपर प्रेशर हो गया 271 और ये हमारा वाटर का दे रखा है 273.15। तो डिप्रेशन कैसे निकालेंगे? दोनों वेपर प्रेशर को हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो चेंज इन टेम्परेचर आ जाएगा हमारा, डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर आ जाएगा 2.15 केल्विन हमारा ये आ गया। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू WB अपॉन MB इंटू WA। तो डेल्टा TF की जगह क्या रख देंगे? ये आया हमारा 2.15, KF हमारा हमें नहीं पता कितना है, WB मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट हमारा 5 है, रख देंगे यहाँ पर। MB मतलब जो हमारा मोलर मास है, मोलर मास कितना है इसका सॉल्यूट का 342, और WA मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट मतलब 95। इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी हमारी। KF में हमारी एक इक्वेशन ये बन जाएगी। अब ग्लूकोज सॉल्यूशन के लिए ले लीजिए, तो हमारा इसका ही 5% दे रखा है, मतलब सॉल्यूट का वेट 5, सॉल्वेंट का वेट भी हमारा इसमें 95 हो जाएगा। इसका ग्लूकोज के लिए क्या होता है? ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है हमारा C6H12O6। इसके लिए अगर कैलकुलेट करूंगा 180 ग्राम पर मोल इसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। डेल्टा TF हमें नहीं पता कितना होगा इसका, तो इसका फॉर्मूला सेम वही ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी सेकंड इक्वेशन ये बन गई। एक इक्वेशन हमारी ये बन गई, एक इक्वेशन हमारी ये बन गई। अब देखिए KF की वैल्यू तो दोनों के लिए सेम ही रहेगी, जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो KF से KF कट जाएगा और डेल्टा TF जो है हमारे पास आ जाएगा। डेल्टा TF की वैल्यू जब दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे हमारी वैल्यू आएगी डेल्टा TF की 4.085 ग्लूकोज सॉल्यूशन के लिए। मतलब जो चेंज इन टेम्परेचर आ रहा है ग्लूकोज सॉल्यूशन के लिए वो आ रहा है इतना, लेकिन हमें निकालना है ग्लूकोज सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है वो निकालना है, मतलब ग्लूकोज सॉल्यूशन का जो हमारा वेपर प्रेशर है वो निकालना है। तो हमारा जो वाटर का कितना था 273.5 और इतना डिप्रेस हुआ, तो इतना डिप्रेस वाला माइनस कर देंगे, उसका ओरिजिनल आ जाएगा, तो इतना हमारा ग्लूकोज का सॉल्यूशन आ जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर जो है हमारा वो इतना आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके 20 क्वेश्चन बिल्कुल फिनिश होते हैं। बाकी की जो क्वेश्चन बचे वो आने वाले 2 लेक्चर्स में आपके बिल्कुल बढ़िया तरीके से कंप्लीट करा दिए जाएंगे। आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ आपको आज का लेक्चर बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and press the bell icon so that my notification come to your mobile instantly. Thank you so much for watching. Happy learning.